हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इंजीनियर फरमान ख़ान। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज की इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे पास एक यूनिट है, ट्रेन कंपनी का है और इसको मिनी स्प्लिट सेंट्रल एयर कंडीशनर यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका मॉडल नंबर है, आप देख सकते हैं। और इस पर इम्पोर्टेंट डेटा जो इसके डेटा शीट पर दिया हुआ है, इसमें इसकी कूलिंग इनपुट पावर है वो कितना है 1080 और मल्टीप्लाई 2। चूँकि इसके अंदर दो कंप्रेसर लगे हुए हैं तो और हर एक कंप्रेसर का जो RLA है, रनिंग लोड एम्पेयर है, वो 4.3 एम्पेयर है। और हर एक कंप्रेसर का जो LRA है, लॉक्ड रोटर एम्पेयर है, वो 23 एम्पेयर है। ठीक है, इसके नीचे मैक्सिमम डिस्चार्ज प्रेशर 2.5 मेगा पास्कल है और मैक्सिमम सक्शन प्रेशर इसका 0.6 मेगा पास्कल है। और इनके मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं वाटर प्रूफ के लिहाज से और इंसुलेशन के लिहाज से, ये आप देख सकते हैं। सो ये वाटर प्रूफ क्लास और इंसुलेशन क्लास पर तो हम आगे नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल ये देख लें, ये एक इंडोर कॉयल का कनेक्शन है और इसके साथ ये देख लें, ये साथ में जो लगे हुए हैं ये दूसरे इंडोर कॉयल के कनेक्शन है। ये वेपर का बड़ा लाइन है और लिक्विड का जो है ना छोटा लाइन है, यानी छोटा ट्यूब है। सो आप इसके अंदर देखें, ये दो अदद कंप्रेसर लगे हुए हैं इस यूनिट के अंदर। एक कंप्रेसर को हमने RG नाम दिया हुआ है A और दूसरे को हमने RG नाम दिया हुआ है B। सो एक नज़र इसके कंप्रेसर की ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है उस पर डालते हैं। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कंपनी का है और मेड इन फ्रांस है ये कंप्रेसर। ये इसका मॉडल नंबर है। इसका कुछ डेटा मैंने गूगल से निकाला हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक मित्सुबिशी और इसका मॉडल नंबर RH174 VHAC 9000 BTU पर आवर इसकी कैपेसिटी है इस कंप्रेसर की, यानी यूँ समझ लें कि 1.25 टन का कंप्रेसर है। ठीक है, और 2.6 किलोवाट का ये पावर कंज्यूम करता है और 220 वोल्ट पे चलता है और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। R22 का ये कंप्रेसर है। सो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि 3.5 किलोवाट एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए कंप्रेसर की कैपेसिटी होती है, लेकिन यहाँ पर 2.6 किलोवाट है। तो इसका मतलब कि ये हर एक कंप्रेसर 1.25 टन का है और दोनों कंप्रेसरों की मजमूई कैपेसिटी 1.5 टन के बराबर हो जाती है। अब ये इन दोनों कंप्रेसर की पाइपिंग कनेक्शन है, इनके डिस्चार्ज लाइन जो है वो कंडेंसर की तरफ इंटर हुए हैं। एक ही कंडेंसर है और इसमें दो पोर्शन बनाए हुए हैं। एक कंप्रेसर के लिए एक पोर्शन है कंप्रेसर A के लिए। ये डिस्चार्ज लाइन आप देख लें, इधर से ये दो लाइनें जो ऊपर गई हुई हैं ये दोनों एक एक कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन है। सो दोनों कंडेंसर जब एक्टिव होते हैं इन दोनों के लिए एक ही फ़ैन जो है वो लगाया गया है। और ये कंप्रेसर नंबर भी, ये इसका डिस्चार्ज लाइन है और इसका डिस्चार्ज लाइन भी कंडेंसर के ऊपर वाले हिस्से में एक पोर्शन के अंदर इंटर हुआ है। सो दो कंप्रेसर और कंडेंसर के अंदर दो पोर्शन। सो इसके नीचे दो कैपिलरी ट्यूब्स लगे हुए हैं जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि कैमरे से कैप्चर करने के लिए जगह नहीं है ताकि मैं कैपिलरी ट्यूब्स को सही तरह से कैप्चर कर सकूँ। ये आप देख लें, दोनों कंप्रेसर के दो कनेक्शन है, कंप्रेसर B के लिए कनेक्शन और कंप्रेसर A के लिए कनेक्शन। सो ये आप देख लिए कंप्रेसर B का कनेक्शन है और जो बाएं साइड पर आपको दिखाई दे रहा है एक कनेक्शन, ये कंप्रेसर A के लिए है। ये कनेक्शन कंप्रेसर A के लिए है। यहाँ से जो इंडोर से तारें आई हुई हैं तो यहाँ से कंप्रेसर A के लिए जो है वो सप्लाई जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर एक PCB बोर्ड भी लगा हुआ है और इस PCB बोर्ड का क्या मकसद है? इस PCB बोर्ड का मकसद ये है कि अगर कहीं से एक कंप्रेसर के अंदर कोई एबनॉर्मल सिचुएशन बन जाती है, करंट हाई वो ड्रॉ करता है या कंडेंसर के अंदर कोई प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे कंप्रेसर जो है वो ओवर करंट लेता है, तो ये PCB उस ओवर करंट की सूरत में उस कंप्रेसर को ऑफ़ करेगा ताकि दूसरे कंप्रेसर पर इसका कोई असर ना हो। सो इस वक्त तो बहरहाल ये PCB सर्किट जो है एक्टिव नहीं है, इसमें थोड़ा सा मसला है कि इसने इसको डायरेक्ट किया हुआ है। बहरहाल इस PCB सर्किट का काम यही है। ये आप देख सकते हैं इस कंडेंसर का फ़ैन है जो कि आप देख रहे हैं। दोनों कंडेंसर यानी
कंडेंसर का पोर्शन 1, कंडेंसर का पोर्शन 2 जो कि एक कंप्रेसर और दूसरे कंप्रेसर के लिए, इन दोनों के लिए ये फ़ैन जो है ये कंबाइंड लगा हुआ है। इसके अलावा चूंकि दोनों कंप्रेसर सेम कैपेसिटी और सेम साइज़ के हैं, इसलिए दोनों के लिए रनिंग कैपेसिटर जो है वो सेम साइज़ के लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ये 25 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर बी कंप्रेसर के लिए लगा हुआ है, ये ऊपर वाला, और दूसरा कैपेसिटर एक कंप्रेसर के लिए लगा हुआ है, ये जो नीचे वाला है। इसमें से एक कैपेसिटर चूँकि ख़राब है, तो इसलिए जब हम सिस्टम को चलाएंगे तो एक कैपेसिटर के कनेक्शन हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इंडोर यूनिट को मैंने वैक्यूम करना है, और चूँकि इसके अंदर थोड़ा सा आउटडोर के अंदर रेफ्रिजरेंट मौजूद है, तो इसलिए मैंने सिर्फ इंडोर को ही वैक्यूम करना है और फिर उस पर रेफ्रिजरेंट को टॉप ऑफ करना है और रेफ्रिजरेंट की मकदार पूरी करनी है। सो यहाँ पर देख रहे हैं अब वैक्यूम जो है वो जा रही है, और थोड़ी देर बाद जब वैक्यूम कंप्लीट होगी तो उसके बाद मैं इसमें R22 का रेफ्रिजरेंट, जो कि मेरे पास हनीवेल का जनरेटर सिलेंडर पड़ा हुआ है ओरिजिनल अमेरिका का, वो रेफ्रिजरेंट मैंने इसमें चार्ज करना है। और फिर उसके बाद हमने देखना है कि क्या प्रॉपर तरीके से रेफ्रिजरेंट चार्ज करने के बाद ये कंप्रेसर नॉर्मल करंट यानी 4.3 का करंट जो है वो ये लेता है या नहीं लेता। आप ये देख सकते हैं कंप्रेसर RLA 4.3 एम्पेयर, ये इसका नॉर्मल करंट है जो कि कंपनी की तरफ से इस पे लिखा हुआ है। तो जब हम इसे प्रॉपर गेज चार्ज करेंगे तो उसके बाद इसको नॉर्मल करंट ही लेना चाहिए। सो अभी इस वक्त मैंने इसका लीकेज चेक किया, लीकेज इसका तकरीबन क्लियर है। तो अब हम इसमें रेफ्रिजरेंट जो है ना वो चार्जिंग शुरू करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं इस वक्त जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो तकरीबन 100 PSI तक है, ठीक है। और अब जब मैं यूनिट को चालू करूँगा तो इसमें थोड़ी सी जो रेफ्रिजरेंट की कमी है पहले हम वो पूरी करेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि यूनिट की जो रनिंग करंट है, रनिंग करंट ये कितना ले रहा है। तो अगर नॉर्मल लेगा तो इसका मतलब ये है कि रेफ्रिजरेंट की मकदार बिल्कुल एक्यूरेटली पूरी हो गई है। तो इस वक्त हमने एक कंप्रेसर को चालू किया है जिसमें अभी हमने रेफ्रिजरेंट चार्ज करना है। दूसरा जो कंप्रेसर है वो इस वक्त चल नहीं रहा है, उसकी वजह ये है क्योंकि उसका कैपेसिटर ख़राब है, तो पहले उसको कैपेसिटर जो है ना वो रिप्लेस करके दोबारा से उसको चालू करना पड़ेगा। इस वक्त एक कंप्रेसर जो कि कंप्रेसर बी है और वो इस वक्त चल रहा है, तकरीबन 40 का सक्शन प्रेशर है। तो अब मैं इसमें रेफ्रिजरेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता जाऊंगा। ये 3.94 इस वक्त इसका तकरीबन जो रनिंग करंट है वो इस वक्त ले रहा है, ठीक है। अभी मैंने इसमें रेफ्रिजरेंट की मकदार जो है वो पूरी नहीं की है, तो थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट इसमें बढ़ा देते हैं। तो रेफ्रिजरेंट ऐड करते हैं पहले। चूँकि R22 है तो अकॉर्डिंग टू दी प्रेशर टेम्परेचर एंड प्रेशर इंथैल्पी चार्ट आपका जो प्रेशर है वो तकरीबन 65 टू 70 PSI के अंदर होना चाहिए, तभी जाके ये यूनिट जो है वो अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा और इसके कंप्रेसर के जो रनिंग करंट है वो भी नॉर्मल होंगे। अब देखें इस वक्त ट्यूबों पे नमी आ चुकी है, सक्शन ट्यूब आप देख रहे हैं। वाला 4.34 जो कि बिल्कुल नॉर्मल करंट है इस एयर कंडीशनर के कंप्रेसर के मुताबिक जो इस पर कंपनी की तरफ से लिखा गया है। देखिए कि कंप्रेसर बी इस वक्त एक्टिव है और इसके सक्शन लाइन पर आप हल्की हल्की सी नमी भी देख सकते हैं। एक कैपेसिटर को हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ है तो क्योंकि ये ख़राब है, इसकी वजह से एक कंप्रेसर जो है वो मसला ना कर सके। ऊपर वाला कैपेसिटर इस वक्त एक्टिव है कंप्रेसर बी के साथ। मीटर होगा करंट इस वक्त 4.3 ऑब्वियसली तकरीबन 4.4 तक ये जा रहा है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और इस वक्त दोनों ट्यूबों पर आप देख रहे हैं इस वक्त नमी भी दिखाई दे रही है। एक नज़र अगर हम प्रेशर गेज को करीब से देखें तो प्रेशर गेज पर इस वक्त जो सक्शन प्रेशर है वो तकरीबन
67 68 psi तक सक्शन प्रेशर है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है इस यूनिट के लिए। एक नज़र अंदर हम इंडोर कॉइल्स पर जो है ना डालते हैं। 2 अदद इंडोर कॉइल्स लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। 2 कनेक्शन पाइप जो है वो आए हुए हैं रेफ्रिजरेंट के लिए। एक इंडोर कॉइल जो कि ए कॉइल है, यानी कंप्रेसर ए के साथ जो कनेक्ट है वो ये है, और जो कंप्रेसर बी के साथ कॉइल कनेक्ट है वो इंडोर कॉइल ये है। दोनों इंडोर कॉइल पौने टन के हैं, और इसकी मजमूई कैपेसिटी जो है वो 1.5 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है। आप इन 2 इंडोर को 2 अलग अलग छोटे छोटे कमरों में भी लगा सकते हैं। सो एक आउटडोर से दोनों कमरों के अंदर कंफर्ट जो टेम्परेचर है वो पैदा होगा इन दोनों इंडोर की मदद से। सो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।